गुड मॉर्निंग। अच्छा, वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो फिजिक्स का और मेरा नाम जफर सर है। और ये जो डेमो लेक्चर इनवतुर्क की तरफ से हो रहा है वो डेमो लेक्चर आप सब लोग बहुत खुशी खुशी देख रहे होंगे। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया, ओके, वेरी गुड। अब आप लोगों को मैं कुछ अच्छी बातें भी समझाऊंगा, कुछ मोटिवेट भी करूंगा, कुछ टॉपिक भी लेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अब बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि डेमो लेक्चर है क्या, क्योंकि आप डेमो लेक्चर नाम देते हो, कई मतलब लोग सोचते हैं ये डेमो लेक्चर में क्या होगा। सिर्फ दो चीजें आपको पता चलेगी। नंबर एक कि साइंस क्या है, क्योंकि डेमो लेक्चर साइंस का हो रहा है, इसलिए बेसिकली नंबर एक में यही आएगा कि साइंस क्या चीज है वो आपको समझना है। और दूसरे नंबर पे होगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग मेथड क्या है मेरी। मतलब दो चीजें देखने के लिए आप सिर्फ दो ही पॉइंट्स ऑफ देखने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। पहला नंबर एक ये है कि डेमो लेक्चर क्या है, दैट मीन साइंस क्या है। और दूसरे नंबर में आपको ये समझना है कि मेरी टीचिंग मेथड क्या है, मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। अब इन दोनों का सॉल्यूशन साइंस क्या है वो तो मैं आपको समझाऊंगा, और दूसरा टीचिंग मेथड क्या है वो आप समझोगे। किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा बेटर ये चीज है कि आप जो हमारे प्रीवियस जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें आप पूछ सकते हो कि फिजिकली क्लासरूम में किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, कैसा मजा है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 3 डेमो से आप डिसाइड नहीं करोगे। आप 100% बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे, वो आपके नहीं, पर जितने भी स्टूडेंट्स है हिलवतुर्क के उन्हें आप जरूर पूछोगे किस तरह से ये लोग फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया आंसर आपको वहां पे मिलेगा। दूसरी चीज कि जब स्टैंडर्ड 10 की जब एग्जाम आपने दी, जो आपने एग्जाम कंडक्ट की, उसके बाद जो सिचुएशन है इस देश में या पूरे दुनिया में आप लोगों को पता है कि अभी आपका रिजल्ट कब आने वाला ये आपको पता नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों का रिजल्ट उन्हें खुद पता होता है कि हम यहाँ तक है और यही हमारा रिजल्ट होगा। कुछ लिमिटेड, मतलब यहाँ तक आप पहुंच पाओगे, ये परसेंटेज है, वो कुछ आपको पता होगा। उस हिसाब से कुछ स्टूडेंट है ऐसे जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को साइंस स्ट्रीम लेना ही है। अब आपने डिसाइड कर लिया वन टाइम, उसके बाद आपको कोई भी बात कुछ भी थिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डिसीजन है आप खुद कैपेबल हो कि आपका डिसीजन परफेक्ट ही होगा। अब थोड़ा मोटिवेशनल लेक्चर भी होगा, थोड़ा मैं कुछ आपको टीच लर्न भी करूंगा, थोड़ा टॉपिक समझाऊंगा। हालांकि इसके बाद वाले जो लेक्चर है मैं उसमें ज्यादा आपको टॉपिक डिस्कस करके और टीचिंग भी ज्यादा दूंगा साइंस के रिलेटेड, बट थोड़ा मोटिवेशनल लेक्चर भी है तो मैं थोड़ा आपको इनिशियल में समझा दूं कि आफ्टर 10th आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। आपके पेरेंट्स के, आपके रिलेटिव्स है, आपके ब्रदर एंड सिस्टर जो आसपास के बहुत सारे नेबरहुड है, बहुत आपको लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये ले लीजिए, अच्छा है उसमें वो आएगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। उसका भी शायद आपको सोल्यूशन इससे मिल जाए। तो आर्ट्स वाला, बेसिकली मैं आर्ट्स कॉमर्स अच्छी स्ट्रीम है ऐसा नहीं है, बट मैं साइंस पढ़ाता हूँ इसलिए साइंस अच्छी है, मैं अपने हिसाब से कहूंगा। तो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो आर्ट्स का काम कर सकता है, कॉमर्स साइंस का नहीं। कॉमर्स वाला आर्ट्स वाले का काम करेगा लेकिन साइंस वाले का नहीं करेगा। लेकिन साइंस वाला स्टूडेंट है ऑलराउंडर। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि अभी चलता क्या है, ऑलराउंडर, जब बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे तो ऑलराउंडर ही चलता है। तो साइंस स्ट्रीम इज बेटर स्ट्रीम टू ऑल, तीनों में बढ़िया है। अब ये सिलेक्ट कर लिया वन टाइम्स, और कुछ लोग आपको डराएंगे भाई 10th में तेरे इतने परसेंटेज है, ये कर पाया, 11th साइंस 12th साइंस में तो नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें इग्नोर करना है आपको, क्योंकि 10th और 11th 12th से कोई लेना देना नहीं है। साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जो 10th से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हाई लेवल है, बट अगर आप चाहते हो कि आप कर सकते हो तो इजी है आपके लिए। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं सोचो, बस आपने एक बार डिसाइड कर दिया साइंस, दैट्स फाइनल साइंस, फिर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर यू रेडी? यस और नो आपको आंसर देना पड़ेगा। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना मजा आएगा। ठीक, तो आफ्टर 10th बेटर स्ट्रीम कौन सी? साइंस। ठीक है, साइंस ले लिया, अब आपको किसी की नहीं सुनना, सिलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, लाइक कर दिया, कोई बात नहीं है। अब कोई भी आए, आपने डिसाइड किया, आपका डिसीजन आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप कैपेबल हो, इतने बड़े हुए यार थे। अब उसके बाद आपको एक बात याद रखना है कि मैं एक फॉर्मूला 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 सालों से मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला दे रहा हूँ कि स्टूडेंट आफ्टर साइंस लाइक करने के बाद उसे करना क्या है।
तो ये एक फॉर्मूला है Alk3m T2D। कुछ स्टूडेंट परेशान हो गए सर ये है क्या, नाम देख के ऐसा लगता होगा क्या है ये सर, कुछ समझ में नहीं आया। तो Alk दैट मींस लाइक, मतलब आप लोगों को साइंस पसंद है, आप खुद की मर्जी से ले रहे हो, किसी के कहने से नहीं लिया, आपने खुद लिया है, साइंस लाइक है। TM दैट मींस टीचिंग मेथड, मतलब कि अब साइंस लेना ही है तो आपके सामने बहुत सारी स्कूल आएगी, ये स्कूल अच्छी है, ये स्कूल बढ़िया है, बहुत सारी स्कूल होगी, तो सब में आप जाओगे डेमो में तो क्या चेक करोगे, टीचिंग मेथड की जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स जो है ना टीचिंग मेथड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लो इतना बड़ा एरिया और बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी स्कूल हो जहाँ पे एक ही क्लास में 200, 400, 500 बच्चे पढ़ते हो, लेकिन आप लास्ट बेंच पे या जहां कहीं पे बैठे हो और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इट्स नॉट बेटर, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। वहीं पर हो जहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, वो जो सर पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ का स्ट्रक्चर हो स्कूल का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहा है वो आपके समझ में आए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वो चेक करना है, वो क्या होता है टीचिंग मेथड। और थर्ड नंबर में T2T का मतलब है डे टू डे वर्क। नंबर 1 ये आपको लाइक करवाएगा साइंस, ये आपको पता करवाएगा टीचिंग मेथड स्कूल कौन सी, और डे टू डे वर्क आपको बताएगा कि साइंस सिलेक्ट कर लिया, स्कूल सिलेक्ट कर ली, अब हमें क्या करना है डे टू डे वर्क करना है। अब डे टू डे वर्क में साइंस में जो एक दिन में चलेगा 3 एग्जाम्पल होंगे, 3 थियरी होगी, अगर वो घर जाके करोगे तो आपके लिए 2 कलाक का प्रिपरेशन है, या 3 घंटे का, या 2 घंटे का, या 1 घंटे का नॉर्मली प्रिपरेशन है। लेकिन आप कल पे छोड़ दोगे, परसों पे छोड़ दोगे, बस इस तरह सोचते जाओगे भाई करेंगे आराम से करेंगे, तो आपके लिए और प्रेशर क्रिएट होता जाएगा और वही बहुत ज्यादा हो जाएगा जो आप लास्ट में नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दिया, टीचिंग मेथड चेक कर लिया और डे टू डे वर्क करने लग जाओ, इज इक्वल टू सक्सेस, कामयाब हो जाओगे आप। ठीक है, ओके। अब साइंस जो स्टैंडर्ड 10th में आपका एक सब्जेक्ट था साइंस, जिसमें एक पार्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड था साइंस, जिसमें इनिशियल में बायोलॉजी था, सेकंड पार्ट्स में केमिस्ट्री था, और थर्ड पार्ट्स में, हालांकि मुझे इतना याद नहीं है स्टैंडर्ड 10 का, लेकिन इतना जरूर पता है कि चैप्टर 10 से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है और 10, 11, 12 और 13, 14 तक शायद फिजिक्स रहता है। तो ये 5 चैप्टर है, वो एक पोर्शन था जो सब्जेक्ट कौन सा था फिजिक्स था, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मुझे आपको पढ़ाना है। ओके, उसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों पोर्शन थे साइंस में। ये तीनों पोर्शन आप जो स्टैंडर्ड 10th में पढ़े वो डिटेल में आप पढ़ोगे तो 11, 12 साइंस हो जाएगा, वही चीज आपको पढ़ना है। और एक और सब्जेक्ट है जो मैथ्स, जो बायोलॉजी के ऑप्शन में आएगा, हालांकि आप ये तीनों साथ में लेते हो तो आपका साइंस ही है, अगर मैथ्स लेते हो तो बायोलॉजी नहीं आएगा, ये 2 और मैथ्स आएंगे, लेकिन ये फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो कंपलसरी आपको आएंगे। ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट करो, बायोलॉजी करो या मैथ्स करो, फिजिक्स तो आना ही है। तो ये जो फिजिक्स है ये वर्ड्स कहां से आया, ग्रीक वर्ड से फ्यूजिस, ग्रीक वर्ड्स फ्यूजिस से फिजिक्स, और ऐसे भी कहते हैं कई मतलब संस्कृत में भौतिकी, फिजिकी या भौतिकी से हम इसे भौतिक विज्ञान, जो इसे गुजराती में कहते हैं। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, बट ये बेटर है आपके लिए, फ्यूजिस फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। नाउ फर्स्ट हमें यही समझना है कि डेफिनेशन, मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो आपने जो चैप्टर 10 to 14 पढ़े होंगे तो कई स्टूडेंटों को उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा जैसे आप समझते हो वैसा नहीं है, इतना हार्ड नहीं है फिजिक्स। क्योंकि स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, एक रटने वाला स्टूडेंट होता है, एक समझने वाला स्टूडेंट होता है। अब जो रट रहा है उसके लिए बोरिंग तो हो गई, और जो समझ रहा है वो अच्छी तरह से समझ रहा है तो उसे कहीं ऐसा कुछ बोरिंग लगने वाला नहीं है। और वैसे भी आप याद रखना, मैं आपको बहुत कुछ समझाऊंगा इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि आप याद रखो, अगर कोई पॉइंट्स ऑफ व्यू, मान लो कोई थियरी आप रट रहे हो तो वो आपके दिमाग में डिप्रेशन ही क्रिएट करेगी, और अगर कोई थियरी को आप समझ रहे हो तो वो आपको खुशी फील होगी, मतलब आपको हैप्पीनेस फील होगी, आप सोचोगे मैं खुश हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ाई में। तो ये सब तभी मजा आएगा जब आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, समझ के पढ़ोगे, रट्टा मारोगे मरोगे। ठीक, तो फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स टू स्टडी नेचर, नेचर को समझना है। आपकी रियल लाइफ में आप ऐसा सोच लेते हो, आप मान लेते हो कि आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना, लीव कर देते हैं, कोई बात नहीं है, छोड़ दो,
लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग में जब गेट अप अर्ली मॉर्निंग आप खड़े होते हो तो सुबह में उठ के आपको ये डिफरेंट कलर्स में सब कुछ दिखाई देता है। किसकी वजह से? विजिबल लाइट की वजह से, कि सन रेज में से कुछ लाइट इंसिडेंट होती है कुछ ऑब्जेक्ट पे, और वही रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई तक पहुंचती है और आपको वो चीजें सब दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन की मेथड भी है और विजिबल लाइट की वजह से। तो ये विजिबल लाइट है क्या? फिजिक्स तो है। देख सकना भी किसकी वजह से आप देख रहे हो? फिजिक्स की वजह से। सुन रहे हो तो आप साउंड वेव्स की वजह से, ये भी तो फिजिक्स में है। समझ में आ रहा? आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो तो ये फ्रिक्शन की वजह से, वो भी तो फिजिक्स में। आप कार वगैरह में जा रहे हो, उसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर कर रही है, उसकी स्पीड बता रही है स्पीडोमीटर में, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। तो ये सारे वर्ड्स फिजिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी रियल लाइफ में आप जब सर्वाइव करते हो तो आपके आसपास में एवरीवेयर जहां भी आप देखोगे आपको फिजिक्स दिखाई देगा। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिजिक्स। फिजिक्स टू स्टडी नेचर। कई हमारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, अर्ली मॉर्निंग सनसेट, सनराइज या सनसेट टाइम्स वो रेडिश टाइप हमें सन दिखाई देता है। ये फेनोमेना आप पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 10 में। क्यों? व्हाई? किसकी वजह से? ब्लू स्काई होता है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये डिफरेंट जितनी भी नेचर वो सब आपको नेचुरल प्रोसेस है, वो कैसे हो रही है, ये आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन आपको फिजिक्स देगा। साइंस आपको लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा साइंस को। अब नेचर की बात आई तो नेचर में क्या होता है? नेचर में क्या है? पूरा यूनिवर्स, गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स को आपको समझना है। वही तो साइंस है। परेशान मत होना, इंटरेस्ट हो रहा है आप लोगों को, मजा आएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं आपको बेसिकली आज पढ़ाऊंगा क्या? सिर्फ एक ही डेफिनेशन, व्हाट इज चार्ज। चार्ज के बारे में तो आप पढ़े ना स्टैंडर्ड 10 में, क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह। व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? कहां से आए ये चार्ज? कहां रहते हैं ये चार्ज? कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप स्टैंडर्ड 10 में एग्जाम्पल भी आपने सॉल्व किए होंगे, क्यू इज इक्वल टू एनी से, बट आपने पक्का नहीं समझा होगा ये चार्ज कहां रहते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको अच्छा समझाऊंगा, व्हाट इज चार्ज इतना समझाऊंगा बट बहुत क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज करंट, फिर व्हाट इज रेजिस्टेंस उसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, बेसिकली ये सब आप समझ में आपके आएगा तो आप समझ लो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी जो जिसके बिना आज नहीं रह सकते आप लोग, वही इलेक्ट्रिसिटी को पूरा समझना है। तो मैं 3 डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। हालांकि पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो तो आप रेगुलर फिजिकली क्लास में आओगे क्लासरूम में तो आपको और मजा आएगा, बहुत बढ़िया। 11 12 पढ़ेंगे चैप्टर 1 बाय 1 तो बहुत इंटरेस्ट भी होगा आपको। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको समझना है। यूनिवर्स के बेसिकली कितने कंपोनेंट है? 2। वन इज मैटर, सेकंड वन इज रेडिएशन। 2 कंपोनेंट है, एक मैटर है, दूसरा रेडिएशन है। ठीक, रेडिएशन मीन्स व्हाट? सन रेज दैट मीन्स लाइट। आपकी लैंग्वेज में आप इसे क्या कहते हो? लाइट कहते हो। लाइट के बारे में पढ़ना है, ये यूनिवर्स में है। और मैटर, 3 टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और मैटर आती है 4th टाइप, प्लाज्मा जिसे कहते हैं। 108 डिग्री सेल्सियस सन से मिलती है। जो एनर्जी क्राइसिस की फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्लाज्मा। हालांकि यहाँ पे इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है अभी, तो सिर्फ ये 4th टाइप आप मान लो। अभी 3 टाइप है आपके पास, कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर के 3 टाइप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, अब आपके आसपास जहां कहीं भी देख लो, आप जहां बैठे हो, आप नजर घुमाओ, आपकी नजर घुमाओ कि भाई साहब ये क्या है? फैन है, ये तो सॉलिड बॉडी है। इस तरफ जो वाटर है, ये लिक्विड है। इस तरफ आपके आसपास एयर है तो ये तो गैस है। आप कहीं भी नजर घुमाओ आपको यही नजर आएगा। सिर्फ आपके आसपास जो भी है या तो मैटर है या तो रेडिएशन है। यही तो यूनिवर्स है और उसी को तो समझना है, यही तो फिजिक्स है। समझ में आ रहा है? आर यू रेडी? यस। पॉजिटिव रहना, बी ऑलवेज पॉजिटिव। एनी सिचुएशन आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए, इज पॉसिबल। पॉसिबल वर्ड्स होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड्स नहीं आने चाहिए। हालांकि मैं आपको एक क्वेश्चन कर लूं कि मैं आपको कह दूं पैसिफिक ओशियन समझ रहे हो ना? पैसिफिक पूरा पानी भरा हुआ ओशियन, वो ओशियन को आप एक बकेट में भरना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो कुछ स्टूडेंट करेंगे कि सर ये तो इम्पॉसिबल वर्ड्स है, ये कैसे हो सकता है सर, ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हो आप? पैसिफिक ओशियन को एक बकेट में कैसे भर सकते हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन ये नेगेटिव वर्ड्स है। इम्पॉसिबल वर्ड्स आपके दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। एवरी टाइम दैट्स ओनली फॉर 1 वर्ड इन योर माइंड, पॉसिबल।
यही होना चाहिए आपके दिमाग में। पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है सर? कोई बात नहीं, भर देंगे, आप लाओ बकेट, जितने बकेट आप लाओगे वैसे हम भरेंगे, हमें तो क्या है, भरना ही तो है। ये आपका आंसर होना चाहिए, बी पॉजिटिव। तो मैटर है रेडिएशन। रेडिएशन सनराइज लाइट आप कहते हो जिसे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये मैटर किससे बने हैं? तो ये एटॉम से बने हैं। बहुत सारे एटॉम्स अरेंज होते हैं और उन एटॉम्स के अमाउंट से क्या बनता है? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब ये एटॉम्स ऐसे कैसे अरेंज किए होंगे जो सॉलिड बॉडी डिफरेंट होती है, लिक्विड डिफरेंट, गैस डिफरेंट, तो ये समझने के लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ सॉल्यूशन भी होगा। तो एटॉम से बना है बेसिकली। एटॉम किससे बना है? एटॉम में क्या है? एटॉम तो एटॉम के अंदर न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻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 ⁻
0.00001 मीटर, 1401 मीटर। सोचो कितना स्मॉल है न्यूक्लियस, इतना छोटा न्यूक्लियस है। 10⁻⁻14 मीटर रेडियस है। इतना सा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है जो एटॉम्स के अंदर है। ओके, आप कहोगे न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है सर? यस, उसके अंदर भी क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये छोटे पार्टिकल है। बेसिकली आप 3 पार्टिकल के बारे में स्टैंडर्ड टर्म में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब 2 पार्टिकल का नाम बताया मैंने, एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन। ये दोनों कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो एटॉम्स, किस तरह से एटॉम, ये मैंने मॉडल बनाया उसका। ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा एटॉम, ये जो डार्क लाइन है दिखाई दे रहा है आपको एटॉम। उस एटॉम के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस कैसा रहता है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहता है? क्योंकि 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से नेगेटिव चार्ज किसे मानते हैं हम? इलेक्ट्रॉन को। और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को। और न्यूट्रॉन, वो तो न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ 2 ही चार्जेबल पार्टिकल है, वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेबल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेबल है। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्जेबल है। इसीलिए न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव मानते हैं। एटॉम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन है, इसीलिए उसे पॉजिटिव मानते हैं। ओके, उसके बाद एक और पार्टिकल रहा। आप लोग सोच रहे होंगे सर वो पार्टिकल कहां गया? इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि इस न्यूक्लियस के आसपास ये जो ऑर्बिट है, बहुत सारी ऑर्बिट होगी, मैंने एक बनाई आपको समझाने के लिए। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में यहां पे जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, घूम रहा है, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अंदर बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानते हैं, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्जेबल मानते हैं। और आप लोग सोचो कि किसी बॉडी को अगर न्यूट्रल करा, किसी बॉडी को, मान लो कि ये सॉलिड लिक्विड गैस है, वाटर है, तो वाटर लिक्विड है, चलो उसमें डायरेक्टली कोई करंट आता है? नहीं आता। दैट मीन्स वो तो न्यूट्रल है, चार्ज ही नहीं उसमें, बस उसमें एटॉम तो है। और एटॉम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे नेगेटिव पॉजिटिव भी चार्ज है। तो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ इतना कि यही चार्ज प्रोटॉन के लिए प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में होगा। अब दोनों चार्ज सेम है, एक प्लस है माइनस है, टोटल करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस 0। तो किसी बॉडी को आप न्यूट्रल कब कहोगे? जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है तो आप उस बॉडी को क्या कहोगे? न्यूट्रल कहोगे, चार्जलेस, 0 चार्ज। समझ में आ रहा है? ठीक। तो न्यूट्रल कहेंगे उस बॉडी को। तो आप यहां कह सकते हो एटॉम को हम न्यूट्रल मानते हैं। क्यों न्यूट्रल मानते हैं? क्योंकि उसका टोटल चार्ज 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और जितने प्लस माइनस ये होते हैं उसी हिसाब से वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। आर यू रेडी? समझ में आ रहा है आप लोगों को?
तो क्या पता चला, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव किसे मानते हो, प्रोटॉन को। नेगेटिव किसे मानते हो, इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस के बाहर। यस, अब आप सोचो कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है, वहां पे एक फोर्स एक्ट करता है। जो आप 11 साइंस लोगे तो फर्स्ट चैप्टर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस आएंगे, उसमें से एक है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या फोर्स है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। न्यूक्लियर फोर्स होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ये एक्ट करता है बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ये फोर्स एट्रैक्टिव टाइप फोर्स होता है, मीन्स के दो प्रोटॉन को पकड़ के रखता है, दो न्यूट्रॉन को पकड़ के रखता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। इसका मतलब कि अगर इस न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन है तो उन्हें अंदर पकड़ के रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने। और यही फोर्स की वजह से आप किसी भी बॉडी में से प्रोटॉन को कभी नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल। ये हो सकता है कि आप प्रोटॉन को कभी भी नहीं निकाल सकते किसी भी बॉडी में से। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो इसने पकड़ के रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर इस फोर्स ने, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ऑर्बिट में, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन फ्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप 3 तरह के ऑब्जेक्ट समझोगे, एक कंडक्टिंग बॉडी होगी, एक इंसुलेटिंग बॉडी होगी, और एक सेमीकंडक्टर। 3 तरह का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्टर में आता है। जैसे इंसुलेटर में प्लास्टिक ग्लास है जिसमें से कोई करंट पास नहीं होता, वो इंसुलेटर होता है। और सेमीकंडक्टर आता है जो इनिशियल में तो वो इंसुलेटर ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो कंडक्टर बन सकता है बीच में। ये वो है जिसमें से करंट पास होगा, ये वो है जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, और ये वो है जो इनिशियल में इंसुलेटर होगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये कंडक्टर बनेगा। और इंसुलेटर में क्या आएगा, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आप लोगों ने कहीं सुना हो तो केमिस्ट्री में आएगा, ये सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर भी पूरा चैप्टर है 12 साइंस में, जिससे आप आईसी बनाओगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसी भी मोबाइल में होती है ना आईसी, आपने सुना होगा, वो आईसी चिप बनती है इससे। तो ये सब चीजें आप वहां समझोगे, इतना डिटेल में नहीं। अभी बात करते हैं सिर्फ कंडक्टर की। कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कंडक्टर के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते, साइंस लेना पड़ेगा आपको। एनर्जी गैप क्या है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, बहुत डिटेल में आएगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ाएंगे। बट अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन ही रहने दो, क्योंकि आपको साइंस लेना पड़ेगा, पूरा साइंस थोड़ी ना समझ जाओगे आप। ठीक है, तो कंडक्टर लेते हैं जिसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बात तो पक्की हो गई कि अगर किसी बॉडी से आप कुछ रिमूव करना चाहते हो, कुछ निकालना चाहते हो, या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कोई भी बॉडी है, तो क्या निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो पकड़ के रखा है, आप किसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे ये फोर्स स्ट्रांग होता है ना, उस तरीके से। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक, एंजॉय भी करना। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन कर, मुझे याद है अभी उसमें था आईआईटी में, कि अगर कोई रेस चल रही है, बहुत सारे इंसान रनिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट से भाग रहे हैं सब एक साथ में, और सेकंड पोजीशन पे अगर कोई इंसान है, उसे क्रॉस करके अगर आप आगे निकल गए तो आप कौन सी पोजीशन पे आए, गलत। आपने जो आंसर दिया वो गलत। कुछ स्टूडेंट ने सही दिया होगा, लेकिन बहुत सालों ने सोचा होगा सब फर्स्ट पे आए, रॉन्ग। आप फर्स्ट पे नहीं आए, क्योंकि आप किसे क्रॉस करके आ गए, सेकंड वाले को, तो आप सेकंड पे ही आए, आपने फर्स्ट वाले को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो आपका ध्यान पक्का होना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर होगा तो आपको मजा आएगा समझने में भी। ठीक है, तो कंडक्टर वो है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अच्छा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया, कि मैंने यहाँ पे ए और बी, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी ली। न्यूट्रल मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और दोनों का चार्ज सेम है, प्लस माइनस, टोटल 0 चार्ज, इसे हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। जिस बॉडी का टोटल चार्ज 0 होगा उस बॉडी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। क्या न्यूट्रल बॉडी का होना दैट मीन्स क्या ये होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, नहीं।
इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। ठीक है, तो ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अब मान लो मैंने आपको बताया किसी बॉडी में से आप क्या निकाल सकते हो? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब थे कितने? वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां थोड़ी ना पता चलेगा। आप एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको पता, अब सेमेस्टर 3 में चैप्टर 1 में आएगा कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, कैलकुलेट करोगे तब पता चलेगा। मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, 250 ग्राम वाटर अगर है, 250 ग्राम वाटर है, तो उसमें 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलम इतने चार्ज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ मैंने सपोज किया है। मान मत लेना कि 50 इलेक्ट्रॉन है या 50 प्रोटॉन है। तो इस बॉडी में 50 इलेक्ट्रॉन है 50, और इसमें 50 प्रोटॉन है। 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन, प्लस माइनस टोटल 0, न्यूट्रल। इसी तरह इसी भी बॉडी में सेम हमने मान लिया 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन, तो ये भी न्यूट्रल है, सेम दोनों में प्लस माइनस 0। ओके, अब इस बॉडी से आपने इस बॉडी पे ए से बी पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? आप देख सकते हो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया आपने? 10। यहां से यहां मूव करवाए, क्योंकि किसी बॉडी से आप निकाल सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए कितने? 10। इसके पास थे कितने? 50। आपने 10 रिमूव कर दिए तो बचे कितने? 40। लेकिन प्रोटॉन तो 50 ही है ना। ओके, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 50। और कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं? 10। तो कितने हुए? 10 प्लस होंगे ना उसमें 60, और प्रोटॉन तो 50 ही रहेंगे। अब आप सोचो, इसमें 40 इलेक्ट्रॉन 40 प्रोटॉन को समझ में ना न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। 40 इलेक्ट्रॉन 40 प्रोटॉन, तो पी आपके पास इस बॉडी में प्लस 10 ही चार्ज बचेगा। और इस बॉडी में आप देखो 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तब भी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बॉडी बी का चार्ज होगा। तो आप सोच सकते हो कि इस बॉडी का चार्ज हुआ प्लस 10 और इस बॉडी का चार्ज हुआ माइनस 10। कितना चार्ज मूव हुआ? प्लस 10। और कितना इसने चार्ज को रिमूव किया, मतलब इसने चार्ज दिया और इसने चार्ज लिया। बॉडी ए से कितना चार्ज रिमूव हुआ, दूर हुआ, तो प्लस 10। क्योंकि अब जो देने वाला है वही तो धनवान होता है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा यार, ये सब रियल लाइफ नॉलेज से, ये दे रहा है वो ले रहा है। ठीक है, तो इसने दिया खुद पॉजिटिव बना प्लस 10, और जिसने लिया वो खुद नेगेटिव बना माइनस 10। तो आप किसी भी बॉडी का चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने क्या देखा? 10 इलेक्ट्रॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 100, 200, n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्या n ही चार्ज ट्रांसफर होगा? तो किसी बॉडी का चार्ज अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ चार्ज, एंड ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻90 कूलम। तो आपको समझ में आया होगा कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन से हम बॉडी का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें n इज इक्वल टू 10 था, इसमें भी 10 था, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन गए, 10 उसने लिए। समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया था स्टैंडर्ड 10 में, और इसमें से आप n फाइंड करते थे, बॉडी का चार्ज फाइंड करते थे। तो आपको पक्का समझ में आएगा चार्ज है क्या। हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? पूरा यूनिवर्स, मैटर और रेडिएशन। मैटर में क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। किससे बना? एटम से। एटम किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और उसके अराउंड कौन रिवॉल्यूशन करता है? इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कंडक्टर में, और वही इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करवा सकते हैं, और उसी से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन से। n इज इक्वल टू 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन मूव होंगे? इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 2 3 इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में। समझ में आया? इतने इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे थोड़ी ना तोड़ोगे आप। इलेक्ट्रॉन का मास देखो, 10⁻31 केजी, -31 केजी। कितना छोटा इलेक्ट्रॉन है, देख भी नहीं सकते आप। ये बॉड, ये सब सॉलिड बॉडी, आप जितना भी आपके आसपास इलेक्ट्रॉन से बनाए तो कितना छोटा इलेक्ट्रॉन होगा। अब इतना छोटा इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भी आप क्या उसे डिवाइड करोगे? उसे भी क्या तोड़ दोगे? वैसे तो पार्ट्स पॉसिबल है, बट वो स्टैंडर्ड 12 की बात है। अभी मान लो सबसे स्मॉलेस्ट आपके लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है,
1.67 into 10⁻⁻27 kg। तो दोनों का मास सेम मान लेते हैं। हालांकि एएमयू में डिफरेंट होता है, बट एएमयू में मेजर करने के लिए आपको तो अभी 12 साइंस में न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ना है, बहुत दूर है। ओके, और यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, क्योंकि बेसिकली आपने चार्ज को माइक्रो कूलम, नैनो कूलम में लिया होगा, क्योंकि कूलम चार्ज तो बहुत बड़ा यूनिट है। क्योंकि एक कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी से अगर आपको निकालना है तो आपको 198 ईयर्स लगेंगे, इसीलिए बहुत बड़ा यूनिट होता है। इसके आगे माइक्रो या नैनो ऐसा कुछ लिखा जाता है, 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻9 कूलम, इतना चार्ज रिमूव करते हैं, कूलम में भी नहीं लेते। ठीक है, तो ये चार्ल्स कूलम साइंटिस्ट के नाम से उसका यूनिट है चार्ज का। तो व्हाट इज चार्ज, सिर्फ इतना मैं आपको समझा रहा था। अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था साइंस है क्या। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप साइंस लोगे तो ऑलराउंडिंग, मतलब कि सब काम कर पाओगे, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपको और भी समझाएंगे किस तरह से आपको वर्क करना है। तो अच्छी तरह से आपको समझना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और समझ में आया हो तो इल्वदुर्ग स्कूल में एडमिशन लेना और फिजिकली क्लास हमारे अटेंड करना, आपको और मजा आएगा। उन पुराने स्टूडेंट्सों से पूछ सकते हो कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं, बहुत मजा आएगा। हो सकता है वीडियो लेक्चर में आपको और समझ में ना आए, लेकिन फिजिकली क्लासरूम में इससे भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बेस्ट, व्हाट इज चार्ज, समझ में आया आप लोगों को, मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। व्हाट इज करंट, करंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी समझाऊंगा, डेमो लेक्चर है। अगर आप अच्छी तरह से बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो साइंस में तो आपको इल्वदुर्ग में एडमिशन लेना पड़ेगा, और फिजिकली क्लासरूम में आप 8-10 दिन पढ़ना, हमारे क्लास किस तरह से हम पढ़ाते हैं, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं आपको। वहां तक के लिए चलो, थैंक यू, आप लोगों ने सुना इसलिए थैंक्स वेरी मच।